तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं पॉसिबिलिटीज़। जैसे हमने 11th क्लास में किया था कि एक कॉइन को टॉस किया तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी, या हेड या टेल। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास होता है जिसमें हम सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख देते हैं ऐसे सेट्स की फॉर्म में। दीज ऑल आर कॉल्ड द इवेंट्स और सैम्पल पॉइंट्स। और ऐसे अगर हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये होता है ऑल द पॉसिबिलिटीज़, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं सैम्पल स्पेस। अब वो कहता है कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो इसका मतलब 2 बार टॉस किया। तो फिर से ऐसे हम ट्री बनाते थे तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनता था, 4 पॉसिबिलिटीज़, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आती थी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, जिसे हम कहते थे सैम्पल स्पेस, और इन्हें हम बोलते हैं सैम्पल पॉइंट्स, राइट। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने किया था फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो हमने किया हुआ है, अभी हम सिर्फ वो रिकॉल कर रहे हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब जो हमारे पास आएगा, अब हमारे पास आती है नेक्स्ट, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो अब हम स्टार्ट करेंगे नया, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब नाम क्या कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब कि कंडीशन गिवन होगी, नाम से पता लग रहा है कंडीशनल, कि कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, कि अगर हमारे पास ए और बी कोई भी 2 इवेंट्स हैं तो उसमें से एक इवेंट हमें गिवन होगा और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हमेशा 2 इवेंट्स होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जिसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है और एक इवेंट हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है जो गिवन होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B have already occur। already occur का मतलब कि वो गिवन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट इज़ योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक चीज़ हमें इसमें बस जो ध्यान में रखनी है कि हमें A बाय बी निकालना है या B बाय ए निकालना है। अगर A बाय बी है तो इसका मतलब हमें A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और B की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, इवेंट हमें गिवन है। A इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और B गिवन है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विच हैव ऑलरेडी अकर्ड। अगर आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें B इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है और A हैव ऑलरेडी अकर्ड जो गिवन होगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जो गिवन होगा वो नीचे आएगा। इसके अलावा आपने किया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, जो हमने सेट्स में जैसे किया था फॉर्मूला, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। यूनियन उसमें हमने नंबर किया था, अब इसमें हमने probability किया है। तो probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। इसमें से कोई भी 3 इवेंट्स गिवन हो तो चौथा आप फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा आपने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, क्योंकि हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो ए की और नॉट ए की मीन्स उसके कॉम्प्लीमेंट की, अगर हम दोनों को ऐड करें तो वो क्या आता है आपके पास 1, दैट इज़ योर टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इन फॉर्मूलाज के बेस पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आती है, दैट इज़ 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्या है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास क्या है 0.2। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, डायरेक्ट लिख दिया है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F।
तो इंटरसेक्शन भी हमारे पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी हमारे पास गिवन है, आंसर इज 2/3, राइट। पहली चीज़, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ग्रेटर नहीं होती। सेकेंड पार्ट में हमारे पास f/e निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e इंटरसेक्शन f या f इंटरसेक्शन e अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ e। तो क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.6, दैट इज 2/6, दैट इज 1/3, दैट इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन डायरेक्ट है, b/a, सेकेंड भी डायरेक्ट है, a/b निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में देखो a गिवन है, b गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a गिवन है 0.4। हमें इंटरसेक्शन निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a। कितना दिया हुआ है 0.4, हमें निकालना है इंटरसेक्शन, तो क्या आ जाएगा 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन है 32, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.32, तो आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में a/b निकालना है, थर्ड में यूनियन निकालनी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकलेगी। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके पास डायरेक्ट है। सिक्स्थ में देखो आपके पास क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं। तो हाउ मेनी सैम्पल स्पेस आर देयर व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स? 8. Head, 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 tail, HTH, THH. अब TTH, THT और HTT और TT एंड T, दिस। तो ये आ गया आपके पास 8 सैम्पल स्पेस। अब उसने क्या बोला, वेयर E इज द, बोलो। अगर ये इंटरसेक्शन होगा तो मैम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, इंटरसेक्शन होगा तो हमने ये फॉर्मूला किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन, तो इससे हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। यूनियन हमें पता है, A पता है, B पता है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे, और अगर इंटरसेक्शन निकालनी है तो इन तीनों की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे जब तक हमें कोई और कंडीशन गिवन ना हो, ठीक है। वो आगे कंडीशन आएगी मल्टीप्लिकेशन की, अभी नहीं है। अभी कंडीशनल में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब इसमें देखो 6 जो हम कर रहे थे, ई में क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। अब थर्ड टॉस में इसका मतलब यहाँ थर्ड टॉस में आपके पास क्या होना चाहिए, हेड। तो कितने केस हैं आपके पास, 4 केस, HHH, जिसमें थर्ड टॉस में थर्ड टाइम पे आपके पास H आना चाहिए। तो आपके पास ये केसेस आ रहे हैं, ये हो गया ई इवेंट। एफ क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, 1 2 और कहीं भी नहीं है, तो ओनली 2 केसेस आर देयर जहां पर फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड आ रहा है। अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन। कॉमन में दोनों में देखें तो सिर्फ एक इवेंट है ये, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। देखो 6 क्वेश्चन से ऊपर लिखा हुआ है, डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इन 6 to 9। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, जब E इंटरसेक्शन F में एक इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। F में 2 इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगी, 2/8। तो क्या आ जाएगा 1/8 अपॉन 2/8, तो आंसर इज हाफ, दैट इज योर E/F, राइट। 7th क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वन, सेम है। 8th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। 9th question, mother, father and son line up at random for a family picture. What he said, E son on one end, F father in middle. अब 9th question में देखो, father, mother और son 3 लोग हैं। एक फैमिली पिक्चर खिंचवानी है उन्होंने तीनों ने, जिसमें सबसे पहले सैम्पल स्पेस क्या होगा, उसके बाद E इवेंट क्या है और F इवेंट क्या है। तो सबसे पहले सन, मदर एंड फादर 3 लोग हैं, तो तीनों की पॉसिबिलिटी क्या होगी,
आपके पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या आएंगे बता सकते हो? अगर 3 लोगों ने फैमिली पिक्चर खिंचवानी है इकट्ठे लाइन में खड़े होकर, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं उसकी? हाउ मेनी सैम्पल स्पेस आर देयर? बताओ क्या आएंगे सैम्पल स्पेस? मैम 3। वाई 3? मैम क्योंकि फैमिली पिक्चर में अगर फर्स्ट बार सन खड़ा हुआ, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। हाँ, तो बाकियों की पोजीशन चेंज नहीं होगी। देखो 6 Yes, केस ma'am. आएंगे, देखो कैसे। यस मैम। मैं अगर मदर यहाँ सेंटर में है तो फादर सन या सन फादर। अगर फादर मिडल में है तो मदर सन या सन मदर। और अगर सन मिडल में है तो फादर मदर या मदर फादर। देखो 6 केसेस बन रहे हैं आपके पास, 3 नहीं बन रहे। 3 फैक्टोरियल होता है वो, 3 लोगों को अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल परमुटेशन हम लगाते हैं 3p3। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आए 6। अब ई क्या बोला उसने? सन ऑन वन एंड, एक वन एंड कहीं भी हो, चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट में हो। तो कितने केस आ गए आपके पास? 4। 1 2 3 4। एफ उसने क्या कहा? फादर इन मिडल, 2 केसेस। तो दैट मीन्स MFS और SFM। इंटरसेक्शन में क्या आएगा? MFS और SFM दोनों आ रहे हैं इंटरसेक्शन में। तो फ्रॉम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन F कितने इवेंट्स हैं? 2 आउट ऑफ 6, और F में भी 2 हैं आउट ऑफ 6। तो आंसर इज 1। दैट इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया, 6 to 9 में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन हमने इवेंट्स खुद फाइंड आउट किए। इवेंट्स गिवन थे, हमने खुद इवेंट्स लिखे और उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली। 10th से 15th क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, जिसमें इवेंट्स भी हम खुद सपोज करेंगे कि ई क्या लें और एफ क्या लें। जैसे आपके पास है ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। अब 2 डाइस को रोल किया, जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो सैम्पल स्पेस कितने आते हैं? 36। अगर हम देखें तो सैम्पल स्पेस क्या आता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू 1 6। ऐसे ही 6 1 से 6 6 तक। तो आपके पास 2 डाइस को थ्रो किया तो 36 सैम्पल स्पेस आते हैं। What he said, find the conditional probability। उसने डायरेक्टली कहा conditional probability of obtaining a sum 8। तो मान लो E हम एक इवेंट ले रहे हैं जिसमें सम क्या आना चाहिए? 8। सम obtaining a sum greater than 9, sum greater than 9, given that the black die resulted in 5। F मान लो कि black die shows 5। अब स्टार्टिंग में उसने क्या कहा? ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। इसका मतलब पहले ब्लैक और फिर रेड डाइस को रोल किया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम ग्रेटर देन 9 आना चाहिए, तो ये फाइंड आउट करना है। गिवन दैट, और ये गिवन है दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड शोज 5। इसका मतलब हमें E निकालना है और F गिवन है, तो हमें E/F निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब आता है कि हम इसके इवेंट्स निकालें। अब उसके लिए देखें सबसे पहले E में आपके पास क्या आता है? जिसमें सम 9 से बड़ा आए। 9 से बड़ा आने का मतलब अब 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 6 7 तक आ रहा है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ 2 1 से लेकर 2 6 तक है, इनका सम भी लास्ट 2 + 6 8 आ रहा है।
3 1 से अगर मैं लूँ 3 6 तक, तो 3 + 6 क्या आ रहा है 9। हमें सम 9 से बड़ा चाहिए, तो यहाँ तक नहीं है। 4 1 से अगर मैं देखूँ तो 4 6 तक, इससे पहले आ जाएगा 4 5, इसका मतलब 4 5 9 है, 9 से बड़ा, तो ये आ गया आपके पास 4 6, तो एक आ गया आपके पास 4 6। अब इसी तरह से 5 1 से 5 6 तक अगर मैं देखूं तो आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे जिसमें 9 से बड़ा हो, तो 10 वाला और 11 वाला केस। 6 1s में देखूं तो 10 वाला क्या आ जाएगा 6 4 6 5 और 6 6, तो ये आ गए ई इवेंट में जिनका सम 9 से बड़ा है। 9 नहीं है, सिर्फ 9 से बड़ा है। एफ क्या है, ब्लैक डाई शोज 5। ब्लैक डाई कौन सी थी, फर्स्ट वाली। फर्स्ट डाई में 5 आना चाहिए, तो ये सारी लाइन जो 6 केसेस आएंगे जहाँ फर्स्ट में 5 आना चाहिए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ये है। इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन जिसमें हमारे पास क्या आएगा, कॉमन में हम देखें तो एक आपके पास आ रहा है 5 5, एक आपके पास क्या आ रहा है 5 6 और आपके पास कोई नहीं है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं जो आपके पास कॉमन है दिस। अब यहाँ हम उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ में 2 इवेंट्स हैं आउट ऑफ 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 6 इवेंट्स थे आउट ऑफ 36, तो आंसर इज 2/6, दैट इज 1/3। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इवेंट्स खुद सपोज किए, जो निकालना है उसे ई मान लिया, जो गिवन था उसे एफ मान लिया, और उसके अकॉर्डिंग पहले हमने इवेंट्स लिखे और फिर हमने उसे फाइंड आउट किया। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे इसके, जहाँ 3 तरह के क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज में किए। स्टार्टिंग में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज़ गिवन थी, हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा। बीच में 6 to 9 में हमारे पास इवेंट्स गिवन थे, उनके नाम गिवन थे, हमने सिर्फ इवेंट्स लिखे और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल कर कंडीशनल निकाली। और उससे लास्ट जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें हमने इवेंट्स भी खुद सपोज किए कि ई क्या लेना है, एफ क्या लेना है। आप उल्टा भी ले सकते हो, आपने जो निकालना है उसे एफ ले लो, जो गिवन है उसे ई ले लो या ए बी ले लो। तो जो फाइंड करना होगा बस वो ऊपर रखना, डिवाइड बाय मीन्स जो अपॉन आता है दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल होता है A/F या E/F या A/B, तो जो गिवन होगा वो B आएगा, जो निकालना है वो A आएगा। फॉर्मूला लगाओ और उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू गेट द आंसर। ठीक है, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज यू विल ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस, राइट। इसके बाद हमारे पास जो आता है, हाँ, इसके बाद जो हमारे पास आता है वो अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब आपके पास होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास 2 इवेंट्स हैं, राइट, मान लो ई और एफ 2 इवेंट्स हैं, सच दैट द प्रोबेबिलिटी of occurrence of one of them is not affected by occurrence of the other। मीन्स अगर E और F कोई भी 2 इवेंट्स हैं आपके पास, अगर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इसे अफेक्ट नहीं कर रही या इसकी इसे इफेक्ट नहीं कर रही, इसका बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट, नाम ही बता रहा है इंडिपेंडेंट। अब इसका एग्जाम्पल देखो, सबसे ईजी, आप पेपर देने जाते हो, प्री बोर्ड देने गए, अपना एग्ज़ाम देने गए, सबको सेम क्वेश्चन पेपर मिला है, बट एवरीवन इज सॉल्विंग इंडिपेंडेंटली। सब अपना अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो एक जैसा है, सबके मार्क्स अलग अलग आएंगे। वाई? बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज सॉल्विंग देयर पेपर इंडिपेंडेंटली। तो जब वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास ये इंडिपेंडेंट, जब इसका इससे कोई अकरेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता या इसका अकरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम कैसे लिखते हैं?
E intersection F is probability of E into probability of F. अब ये probability का जो फॉर्मूला है ये सिर्फ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला तब लगेगा जब ये गिवन होगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. अगर गिवन है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो हम probability of E intersection F निकालेंगे probability of E into probability of F से. और अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इंटरसेक्शन निकालेंगे फॉर्मूला से जो हमने स्टार्टिंग में किया था, दैट probability of E union F is probability of E plus probability of F minus intersection. लेकिन अगर ये गिवन है कि इंडिपेंडेंट हैं तो हम इन्हें इंटरसेक्शन इस फॉर्मूला से निकालते हैं. अब आपके पास 13.2 में सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे कि हम इवेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. जैसे 13.2 एक्सरसाइज आपके पास है. अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे. दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि अगर हमें शो करना है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो हम LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे और दोनों इक्वल आएंगे तो इंडिपेंडेंट हैं. और अगर गिवन है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम इंटरसेक्शन probability of E इंटू probability of F से फाइंड आउट करेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो probability of A गिवन है 3/5, probability of B गिवन है 1/5. हमें क्या निकालना है probability of A intersection B if A and B are independent. अब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे A इंटू B से. तो क्या आ जाएगा 3/5 इंटू 1/5 दैट इज़ 3/25. दैट इज़ द आंसर. तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन देखो. 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. हमें probability निकालनी है कि दो cards हमने निकाले और दोनों कैसे हैं black. Without replacement का मतलब कि हमने एक कार्ड निकाला और उसे वापस नहीं डाला. इसका मतलब हमने जब पहला ब्लैक कार्ड निकाला तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 आउट ऑफ 52. एक निकाला, अब हमने इसे वापस नहीं डाला और फिर दूसरा निकाल लिया ब्लैक कार्ड तो दूसरे ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 25, क्योंकि एक ब्लैक ऑलरेडी निकल चुका है तो एक कम हो गया. आउट ऑफ टोटल कितना आ जाएगा 51, क्योंकि एक कार्ड टोटल में से भी कम हुआ. या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं NCR से कि 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं उसमें से दो निकाले, आउट ऑफ 52 दो कार्ड्स हमने निकाले. जब भी हम एक से ज़्यादा कार्ड निकालते हैं तब ऑलवेज वी हैव टू यूज़ NCR. तो NCR हम यूज़ कर सकते हैं. अब इसको यूज सॉल्व करेंगे आंसर यही आएगा. देखो 26 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल. NCR का फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो 26 इंटू 24 फैक्टोरियल गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट रहा है. 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल से ये क्या आएगा. तो देखो 26/52 इंटू 25/51 यही आंसर आ रहा है. तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या NCR भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. वो क्या कह रहा है. ए बॉक्स इज ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement. एक बॉक्स में से हमने 3 ऑरेंज निकाले. इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों अच्छे हैं तो बॉक्स अप्रूव हो जाता है सेल के लिए. अगर एक भी आपके पास गुड वन नहीं आता तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, एक बॉक्स में 15 ऑरेंजेस हैं, आउट ऑफ विच 12 आर गुड वंस एंड 3 आर बैड वंस. टोटल एक बॉक्स में 15 ऑरेंज हैं जिसमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं. राइट. विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल. हमें क्या करना है, अप्रूव करवाना है बॉक्स. अब बॉक्स अप्रूव कब होगा,
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। जब 3 ऑरेंज हम निकालेंगे और तीनों कैसे होंगे, गुड वंस, जब तीनों अच्छे ऑरेंज आएंगे तभी बॉक्स अप्रूव होगा। इसका मतलब हमने 3 ऑरेंज निकाले और तीनों कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, गुड वन से। तो आउट ऑफ 12 यू हैव टू गेट 3 फेवरेबल केसेस। आउट ऑफ टोटल कितने थे, 15 में से कितने निकाले, 3। तो 12C3 अपॉन 15C3। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पहला निकला गुड वन, ये आ गया। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो गुड वन दूसरा निकलेगा तो 11 रह जाएंगे और टोटल में से भी एक कम हो जाएगा। एक और निकालना है तो ये 10 रह गए और ये कितने हो गए, 13। सॉल्व करोगे यही आएगा आंसर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। 4th क्वेश्चन, अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। अब सबसे पहले उसने क्या कहा, अ फेयर कॉइन मीन्स एक कॉइन को टॉस किया, फेयर मीन्स विदाउट चीटिंग, एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड, और फिर डाई को थ्रो किया। तो इसका मतलब हेड आएगा तो भी डाई को थ्रो करोगे और टेल आएगा तो भी डाई को थ्रो करोगे। तो कितने केस हो जाएंगे आपके पास, 12, H1, H2, H3, H4, H5, H6 और ऐसे ही T1 से T6 तक। तो आपके पास टोटल जो सैम्पल स्पेस बने वो कितने हो गए, 12। देन ही सेड A be the event that head appears on the coin। A क्या है, जिसमें हेड आना चाहिए। तो H1 से H6 6 केस हो गए आपके पास। B is the event that 3 on the die। B कह रहा है 3 आना चाहिए, तो 3 तो 2 केसेस में आ रहा है, एक H3 में और एक T3 में। इंटरसेक्शन हमें निकालनी पड़ेगी। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, H3। क्यों, बिकॉज ही सेड चेक वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट और नॉट। अब इंडिपेंडेंट है या नहीं है उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, दैट इज़ 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी आ जाएगी, 2/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी आ जाएगी, 6/12। तो हमें इंडिपेंडेंट इवेंट बताना है, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B अगर A इंटू B के इक्वल आएगा तो वो इंडिपेंडेंट है। इंटरसेक्शन इज 1/12, A हो गया 6/12, B हो गया 2/12। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1/12 आ रहा है इक्वल, देयरफॉर A, B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर हमें शो करना है तो हम LHS RHS के इक्वल शो करेंगे, और अगर हमें गिवन है तो हम इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B से, राइट। 5th क्वेश्चन में भी इंडिपेंडेंट बताना है, 6th भी। 7th क्वेश्चन, it's important, given that A and B are such that probability of A is half, probability of A union B is 3/5 and probability of B is P. Find P. First part, if they are mutually exclusive. अब mutually exclusive events कौन से थे? Mutually exclusive events are those events in which we have to say that the intersection of events is empty. Exclusive का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हट के, डिफरेंट। आप कहीं पार्टी में जाते हो तो आप कहते हो वाओ कितनी एक्सक्लूसिव ड्रेस है। एक्सक्लूसिव क्यों है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, हटके है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब व्हेन द इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट्स इज एम्प्टी देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। अब हमें, राइट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना था, इंटरसेक्शन है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यूनियन आपके पास गिवन है, A आपके पास गिवन है, B गिवन है और इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो यहाँ से P निकाल लोगे,
तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया, राइट। सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा, इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम क्या कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी से। तो इंटरसेक्शन आ गई फिर से, तो फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, ए यूनियन बी इज ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये मत सोचना कि यहाँ पर P निकला है और उसकी वैल्यू यहाँ डाल दें। दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं आपके पास। पहले में कंडीशन अलग थी, दूसरे में कंडीशन अलग है। तो अब यहाँ से 3/5 माइनस हाफ इज इक्वल टू P/2, फिर यहाँ से P निकाल लो, वी गेट द आंसर, राइट। तो ये है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक्सक्लूसिव के अलावा आपने एक एग्जॉस्टिव और किया था, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अगर याद हो तो। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता था, जिसमें हम कहते थे कि यूनियन ऑफ द इवेंट्स इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। कि अगर इवेंट्स की यूनियन ले लें कि एग्जॉस्ट हो गए, देख देख कर हमें लग रहा है अरे क्या सब कुछ एक जैसा है, तो दैट मीन्स व्हेन द यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स इज इक्वल टू एस, देन दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। व्हेन इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। 8th क्वेश्चन में ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए गिवन है बी गिवन है, इंटरसेक्शन निकालना है। फिर इंटरसेक्शन निकलेगा तो यूनियन निकल जाएगी, उसके बाद ए बाई बी और बी बाई ए निकालना है, राइट। 8th क्वेश्चन। 9th में देखो आपके पास क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 1/8। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, नॉट ए डैश, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, नॉट बी मीन्स बी डैश। अब यहाँ हमने जो डी मॉर्गन्स लॉ किया था, क्या करते थे हम उसमें, इस डैश को पूरा बाहर लेना है। तो जब बाहर लेंगे तो ए डैश ऐसे आ जाएगा बाहर, इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन और ये आ जाएगा बी। जब हम ओपन करते हैं तो ए डैश यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी डैश, इसे हमने क्या कहा था, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसे हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख दें, क्योंकि हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब यूनियन हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। तो यूनियन इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, और इसे 1 में से माइनस करेंगे देन वी गेट दिस, राइट। तो अब जब भी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाए, इसका मतलब होता है नीदर नॉर, नीदर ए नॉर बी। अगर ये लिखा आ जाए तो भी यही है, अगर लिखा आ जाए नॉट ए एंड नॉट बी, इसका मतलब भी यही है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कई बार ये आ जाता है दिस, इसका मतलब होता है ईदर और, ईदर ए और बी, ए डैश यूनियन बी डैश। जैसे हम लिखेंगे नॉट ए और नॉट बी, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, राइट। 10th क्वेश्चन सेम है, 11th भी सेम है, 12, 13 सेम। 14th क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, बोर्ड में भी कई बार आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी इज हाफ एंड 1/3. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. हमें निकालना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। दो बच्चे हैं ए और बी, उनको हमने क्वेश्चन दिया, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, बी को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो नॉट ए मीन्स अगर ए सॉल्व नहीं करता तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और नॉट बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। अब प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उसने नहीं कहा कि किसने की, एक ने की, पहले ने की, दूसरे ने की या दोनों ने की। हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए।
अब प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब ए ने सॉल्व की तो मे बी कि बी ने नहीं की, हो सकता है ए ने ना की हो और बी ने की हो सकता है कि दोनों ने सॉल्व की हो, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, probability of not b is 2/3, probability of a dash is half, b is 1/3, a is half, b is 1/3। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 4/6, दैट इज 2/3। सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एक ने प्रॉब्लम सॉल्व की, एग्जैक्टली वन सॉल्व्स द प्रॉब्लम, तो इसका मतलब ए ने की तो बी ने नहीं की और ए ने नहीं की तो बी ने की। सिर्फ दो केस आ जाएंगे ये वाले, राइट? तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2/3 प्लस हाफ इंटू 1/3, तो दैट इज 3/6, दैट इज हाफ, दैट इज द आंसर, राइट? 15th 16th इनमें हमें इंडिपेंडेंट इवेंट शो करना है। तो ये आपके पास थे जिसमें हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है तो हम इंटरसेक्शन निकालते हैं ए इंटू बी से, और अगर हमें शो करना है तो हम इंटरसेक्शन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शो करते हैं कि अगर LHS RHS की इक्वल है तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट। हाँ जी मैम, क्वेश्चन नंबर 13 में मैम जैसे दो बॉल्स निकाली है तो हम उसका रिप्लेसमेंट है, हम ये हाँ। कैसे करेंगे? अब रिप्लेसमेंट है ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, 2 balls are drawn with replacement, 10 black balls and 8 red balls हैं। Find the probability that both balls are red। हमने 2 balls निकाली, दोनों red हैं, इसका मतलब पहली red ball निकालने की probability 8/18, राइट? अब एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया और उसे फिर वापस डाल दिया, फिर दोबारा जब रेड बॉल निकालोगे तो फिर से 8/18 आएगा। अब 7/17 नहीं हो जाएगा। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो हो जाता, लेकिन विद रिप्लेसमेंट है तो इसका मतलब पहले 8 बॉल्स थी, उसके बाद उस बॉल को देखकर फिर वापस डाल दिया तो फिर रेड 8 ही रही और टोटल भी 18 रही। तो दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी। अब इसमें NCR यूज़ नहीं कर सकते, विदाउट रिप्लेसमेंट में हम NCR यूज़ करते हैं। जैसे सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/18, लेकिन हमने जो ब्लैक बॉल देखी उसे निकाला और फिर उसे वापस डाल दिया, तो रेड बॉल 8 है तो टोटल भी कितनी रहेंगी, 18। टोटल उतनी ही रहेंगी क्योंकि हम वापस रखते जा रहे हैं बॉल नोट करके। अब तीसरे में उसने क्या कहा, 1 इज ब्लैक एंड 1 इज रेड। अब उसने ऑर्डर नहीं दिया, तो हो सकता है ब्लैक रेड हो या रेड ब्लैक हो, तो यहाँ हम ऑप्शन लेंगे। ब्लैक है तो 10/18, रेड है तो 8/18, प्लस रेड है तो 8/18 और ब्लैक है तो 10/18। दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? ध्रुवी, क्लियर? यस। ओके, तो ये है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स जिसमें हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। 13.2 देखो, क्लियर करो और उसमें अगर कहीं कोई डाउट हो तो वो पूछो।